हमारे साथ जो मौजूद हमारे कुछ और मेहमान हैं उनको हम मोमेंटो देके उनका अभिनंदन कहना, धन्यवाद देना चाहेंगे। उससे पहले मैं बुलाना चाहूँगी पोडियम पे हमारे कार्यक्रम के चीफ गेस्ट राज्यसभा सांसद और हरियाणा में बीजेपी के प्रदेश प्रभारी सतीश पूनिया जी से आग्रह करूँगी, सर प्लीज़ पोडियम पे आएँ और 2 शब्द कहें। जी, राजस्थान के इस गरिमापूर्ण कार्यक्रम में हम सब के बीच में विराजमान हम सब के अग्रज राजस्थान वित्त आयोग के अध्यक्ष आदरणीय अरुण चतुर्वेदी जी, अभी जिनका भाषण आपने सुना, ऐसे हमारे परम स्नेही जोराराम जी कुमावत साहब, जोराराम जी अपने विभाग की उपलब्धियां बता रहे थे, तो मैं थोड़ा आशंकित हो रहा था कि जोश जोश में ये घोषणा नहीं कर दें कि पशुओं के साथ साथ इंसानों का इलाज भी उनका डिपार्टमेंट करेगा। एमडी चौबदार साहब की स्थिति आप समझ ही सकते हो, मुझे कहावत कहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मनीष जी ने यह अन्याय सा ही किया है। 3 बीजेपी की और 1 कांग्रेस का। मनीष जी को मैंने आग्रह किया था, मैंने कहा हमारे सीनियर लोग पहले से आ रहे हैं तो मेरे को मत भेजो, मत बुलाओ। ये इनको पता नहीं था कि यहाँ मेरी ससुराल है। ससुराल में कदर जीजा रहने तक ही होती है, फूफा होने के बाद में गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि उससे पता लग रहा है चौबदार जी ने पानी की पूरी जिम्मेवारी मेरे ऊपर ही डाल दी, फूफा जी पे ही डाल दी। पर फूफा जी तो इन वाले ही मशहूर ज़्यादा हैं। आज मनीष जी ने अच्छा कार्यक्रम किया, जगह भी ठीक चुनी, लेकिन मैं इस सभा का सबसे गरीब व्यक्ति हूँ, क्योंकि गर्मी भी खूब है और मनीष जी ने ये कहा था कि भाई 1 घंटे में फ्री कर देंगे, पर 1 घंटे में कोई फ्री करता नहीं है। जैसे 5 मिनट में चाय नहीं बनती, वैसे ही नेता का भाषण 1 घंटे में कभी ख़त्म नहीं होता है। तो मैं इस सभा का सबसे गरीब व्यक्ति हूँ, क्योंकि आपकी मुद्रा देख के मुझे चिंता हो रही है। गर्मी भी है, कार्यक्रम भी लंबा हो गया, तो मैं आपको खुशी तभी दे सकता हूँ कि जब मैं अपनी बात को जल्दी ख़त्म करूँ। अभी आपने खूब सारे लोगों को पुरस्कार दिए, अलग अलग हमारे झुंझुनू के सब, नितेश जांगीड़ जी को, ललित राठौड़ जी को महिलाओं में बढ़िया काम किया, टीबड़ा जी बड़े अफसर रहे, अच्छा काम किया, श्याम सुंदर जी बढ़िया काम कर रहे हैं। इतने सारी विभूतियां आ गई, लेकिन एक पुरस्कार छूट गया। आज एक पुरस्कार सुभाष पूनिया जी को और संतोष सहलावत जी को संयुक्त रूप से देना चाहिए था, क्योंकि इन्होंने अभी अभी एक डिजायर जोराराम जी को दोनों ने संयुक्त रूप से हस्ताक्षर करके पहली बार दी है। तो जोराराम जी वो काम तो कर ही देना पुरस्कार के तौर पे। अभी जोराराम जी कह रहे थे कि जयपुर में ट्रांसफर चल रहे हैं, तो आप चिंता मत करो, जयपुर वाले 10-20 यहाँ भी बैठे हैं, कागज लेके मेरे को दिख रहे हैं दूर से, अपने को ढूंढते ढूंढते यहाँ भी आ गए हैं। तो मैं सबसे पहले तो जी राजस्थान का इस बात के लिए साधुवाद देता हूँ, जैसा मेरे से पहले के सभी वक्ताओं ने इस बात का जिक्र किया कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया की एक बड़ी भूमिका है। पुराने समय में खबरों का माध्यम सिर्फ अखबार हुआ करता था। कहावत थी कि जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो, यानी अपनी बात, समाज की बात कहने के लिए अखबार सबसे बड़ा हथियार था। आज तो आपके हाथ में और पॉकेट में है कि ब्रेकिंग अभी आपको मिल रही है। इस ब्रेकिंग का महत्व तभी है कि जब उसमें सच्चाई हो, वो निरपेक्ष हो, निष्पक्ष हो और एक सकारात्मक खबर समाज को दे। आजकल दिक्कत टीआरपी की है। काम सब ठीक कर रहे हैं, सब विद्वान हैं,
सबके पास ज्ञान है। ऐसी जद्दोजहद के बीच में अपने आप को निरपेक्ष रखना बड़ी चुनौती है। खबरों को दर तक और दरवाजे तक पहुंचाना बड़ी चुनौती आज भी है, ठीक तरीके से। तो मैं ये समझता हूं कि जितने कुछ चुनिंदा लोग प्रयास कर रहे हैं देश में, उसमें जी मीडिया भी, जी राजस्थान भी एक ऐसा माध्यम है जो राजस्थान में पूरी ईमानदारी से, निष्पक्षता और निर्भीकता के साथ अपनी बात को कहने की हिम्मत रखता है और आप तक पहुंचाता है। और इसलिए मैं मनीष जी की अगुवाई में जी राजस्थान की पूरी टीम को, हमारे मित्र बाबूलाल जी बैठे हैं, इन सब को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। आपने ये जगह चिड़ावा चुनी, मुझे पता नहीं इसके पीछे हेतु क्या था, लेकिन ठीक ही चुनी है। यहाँ पर आदरणीय अरुण चतुर्वेदी जी ने, जोराराम जी ने भी अपनी बात कही और एमडी चोपदार जी ने भी कही। मैं इनकी बात से भी नाइतफाकी नहीं रखता, क्योंकि दुनिया में यदि कोई पूछे कि भारत की उपलब्धि क्या है, तो यकीनन मैं कहूंगा कि लोकतंत्र ये दुनिया में भारत की सबसे बड़ी ताकत है। उस लोकतंत्र की व्यवस्था रचना को राजस्थान में भी निभाया गया। राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री बने मोहनलाल सुखाड़िया जी से लेकर भजनलाल जी तक अनेक लोगों की सरकारें आई, उन्होंने अलग अलग समय पर अलग अलग काम किया। इतना समय भी नहीं और ये मंच भी नहीं है कि मैं सब बातों का विश्लेषण निष्पक्ष रूप से रखूं। इसलिए इस लोकतंत्र में पहली बात तो यह कि योगदान सबका ही है, और सबसे बड़ा योगदान प्रजा का है कि जिन्होंने इस लोकतंत्र की अक्षुण्णता के लिए काम किया। विचार अलग हो सकता है, नीति अलग हो सकती है, व्यवहार अलग हो सकता है, लेकिन फिर भी भारत की जनता, प्रदेश की जनता, जिसके बारे में ये धारणा थी कि अनपढ़ है, जाति और वर्गों में बटी हुई है, लेकिन फिर भी इसी प्रजा ने अलग अलग समय पर अलग अलग फैसले किए और सबको अवसर दिया। अनेक अवसरों पर गठबंधन की सरकारें बनी, कहीं बहुमत की सरकारें बनी, तो सबने अपने अपने हिसाब से कोई न कोई योग्य निर्णय किया इस प्रदेश को मजबूती देने के लिए। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, रामचरितमानस की चौपाई है। तो जहां नीति ठीक होगी, नियत ठीक होगी, तो वहां संपत्ति आएगी आएगी। लेकिन आज मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, चोपदार जी की पार्टी को भी कोई कम वक्त मिला नहीं। लगभग 50 सालों तक राजस्थान और हिंदुस्तान पर हिंदुस्तान की जनता ने एक तरफा मैंडेट दिया, लेकिन अलग अलग कालखंड में अलग अलग लोगों की भूमिका रही। आज लोग वाजपेयी जी को क्यों याद करते हैं कि गांव से शहरों की दूरी को जोड़ने की योजना, यदि किसी ने सोचा कि गांव का व्यक्ति सहूलियत से शहर में चला जाए, तो उस प्रधानमंत्री की सोच को साधुवाद दूंगा कि 7 लाख किलोमीटर सड़कें उन्होंने देश में बनाई और 1 लाख किलोमीटर राजस्थान की धरती पर बनी। स्वामीनाथन की चर्चा होती थी, उस आयोग की योजनाओं को मूर्त रूप देने का काम किसान क्रेडिट कार्ड के रूप में पहली बार देने का साहस वाजपेयी जी ने किया। आज पूरे देश के करोड़ों किसान उसका लाभ लेते हैं, झुंझुनू के किसान को भी स्वाभाविक रूप से मिलता है। ऐसे बहुत सारी योजनाएं जिनको देश को बदलते हुए देखना, वो खुद महसूस करेंगे। मैं जब सुबह आ रहा था तो मैंने दिल्ली से ट्रेन ली और लुहारू मुझे उतरना था। सुभाष पूनिया जी से बात हुई, उन्होंने कहा वहां से हम ले लेंगे आपको। तो मैं 2.5 घंटे में लुहारू पहुंच गया। कोई जमाने में कल्पना ही नहीं कर सकते थे कि 2.5 घंटे में ट्रेन से लुहारू, दिल्ली से लुहारू कोई आ जाएगा। फिर सुभाष जी ने कहा जल्दी मत करना, तो मैंने कहा मेरे को तो जल्दी है, मनीष जी ने मुझे 1 बजे का कहा है। लुहारू से उतारने के बाद ये पिलानी और सूरजगढ़ तक घुमा घुमा के ले आए, फिर भी मैं आधे घंटे में पहुंच गया। यानी ऐसी सड़कों की कभी कल्पना नहीं की जा सकती थी। जिस तरीके की सड़कें बनी हैं, उसने आपको एक बड़ी सहूलियत दी है।
मेरे कहने का मतलब है, जब अपने आप का विश्लेषण करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि चीजें बदली कैसे हैं। इसलिए देश की 12 वर्षों की बात करूंगा तो जनधन से लेके, उज्ज्वला से लेके, आयुष्मान से लेके आवास तक चीजों को बदलते हुए आप लोगों ने देखा है। मुझे कम अवसर मिला, लेकिन मैं विदेश गया साल 2 साल पहले, तो हिंदुस्तान की उपलब्धियों का जिक्र करते करते मैंने वहां के भारतवंशियों से पूछ लिया कि हमारे यहाँ तो कुछ चीजें बदली हैं, पर विदेश में रहने वाले भारतीयों के लिए क्या बदला है? तो उन्होंने एक शब्द में जवाब दिया कि अब भारत के पासपोर्ट की कद्र हो गई, नहीं तो हम 2ym दर्जे के नागरिक माने जाते थे। यानी देश से लेकर दुनिया तक बदला है। मैं झुंझुनू में खड़ा हूं, यहाँ जोराराम जी ने भी, आदरणीय अरुण चतुर्वेदी जी ने भी भजनलाल जी की सरकार की कई उपलब्धियों का जिक्र किया है। इसमें कोई दो राय नहीं कि जब जब अवसर मिला तो हमारे अलग अलग कालखंड के अलग अलग राजनेताओं ने प्रयास किए ही होंगे। शीशराम जी का भी जिक्र आया। तो किसी भी दल के नेता, उनकी एक विरासत होती है, उन्होंने अपने युग में किया होगा, सुखाड़िया जी ने भी किया होगा, लेकिन भैरव सिंह जी से लेकर भजनलाल जी तक अनेक कालखंड में कुछ ऐसी चीजें हैं जो हो सकता है सुविधा मिलने के बाद लोग भूल जाएं, लेकिन यहां जिक्र हुआ बार बार, और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि दुनिया के युद्ध इतिहास का सबसे कठिन युग था कारगिल। दुश्मन चोटी पर बैठा हो और हमारे सैनिक धरातल पर खड़े हों, उस दुनिया के सबसे कठिनतम युद्ध को अपनी शहादत से तिरंगे का मान करने का श्रेय किसी को है तो इसी झुंझुनू की धरती के उन वीर सरदारों को है जिन्होंने शहादत दे दी। इसलिए यहां जिक्र हुआ। पर झुंझुनू में सैनिक स्कूल बने, ये कई वर्षों से मांग रही, लेकिन 2014 में यहां पर वसुंधरा जी के शासनकाल में सैनिक स्कूल की फाउंडेशन हुई। आज वो सैनिक स्कूल मूर्त रूप ले रहा है। पूरे देश भर में मेडिकल कॉलेज खुले, इसी झुंझुनू की धरती पर 325 करोड़ का मेडिकल कॉलेज अपनी आकार ले रहा है। मैंने मेरे जीवन में, मैं सोचता था जब मैं राजगढ़ से पिलानी आता था, और ये तो मैंने लगभग 30-35 वर्षों तक अनुभव किया कि केवल 38 किलोमीटर की दूरी कई घंटों में पूरी होती थी, सिंगल सड़क होती थी। और इसलिए मेरे सामान्य व्यक्ति के नाते मेरे मन में कोई प्रश्न होता था तो यही होता था, ये सड़क कभी बनेगी क्या? लेकिन नेशनल हाईवे 11 और इस तरीके की झुंझुनू की चारों तरफ की कनेक्टिविटी ने भारतीय जनता पार्टी की उस प्रतिबद्धता को झुंझुनू जिले में पूरा किया है। भजनलाल जी के सरकार के बारे में काफी चर्चाएं हुई, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की, ERCP की, लेकिन झुंझुनू में आजकल यमुना जल समझौते की बड़ी चर्चा है, जिसका जिक्र अभी चौबदार जी ने किया। 1994 में इसकी शुरुआत हुई, लेकिन मैं यदि खाली भाषण देता, और आज भी आपके मन में होगा कि आप कितना ही भाषण दो, हमें तो पानी से मतलब है, लेकिन पानी से पहले कहानी तो समझनी पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी की दूरदर्शी इतना तो समझ लीजिए कि मैं आमेर विधानसभा में काम कर रहा था और भारतीय जनता पार्टी ने मुझे हरियाणा का प्रभारी बना के भेजा। तो वहां खेती करने के लिए तो भेजा नहीं होगा, कोई काम करने के लिए भेजा था। 1994 की उस जद्दोजहद को यदि नायब सैनी जी की और भजनलाल जी की सरकार गृह मंत्री अमित शाह जी की और CR पाटिल की मध्यस्थता में एक एग्रीमेंट के जरिए पूरी करते हैं, तो ये केवल कागज का समझौता नहीं है। पानी आने में वक्त लग सकता है,
लेकिन पानी आने की कहानी से पहले ये समझना पड़ेगा कि ये फैसला केवल दो प्रदेशों के बीच का समझौता मात्र नहीं है, ये पूरे देश की एक नजीर है कि दोनों ही सरकारों ने कितनी उदारता के साथ राजस्थान की जनता को भी हरियाणा से पानी मिले। ये हरियाणा का मुख्यमंत्री और हरियाणा की प्रजा भी पूरी उदारता के साथ राजस्थान के साथ खड़ी होती है, तो ये बड़ी बात है, सामान्य बात नहीं है। नहीं तो लोग पानी की बूंद देने के लिए तैयार नहीं, सुनने के लिए तैयार नहीं, चर्चा के लिए तैयार नहीं है। इसलिए यमुना जल समझौता, नर्मदा का समझौता, ईआरसीपी के जरिए चंबल से लेके पार्वती से लेके काली सिंध के जरिए मध्य प्रदेश से समझौता, और अभी हाल में जो महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान के साथ जो समझौता हुआ है, वो हरियाणा और राजस्थान के यमुना जल समझौते की प्रेरणा के कारण हुआ है। इसलिए ये केवल पानी का समझौता और पानी लाने का उपक्रम मात्र नहीं है, ये समझौता हिंदुस्तान की राजनीति में राज्यों के बीच में जो जल का विवाद है उसकी एक प्रमाणिक रूप से नजीर बनेगी और दूसरे प्रदेशों को भी सीख मिलेगी। मैं ये कह सकता हूं जिम्मेवार व्यक्ति के नाते, क्योंकि दोनों सरकारों से संबंध रखता हूं, चर्चाएं भी आसान नहीं होती, कागज पे हस्ताक्षर भी आसान नहीं होते, कितना प्रेशर रहता होगा जिस प्रदेश से पानी आना होता होगा। और आपने सुना भी होगा कि कांग्रेस पार्टी ने तो अपने एजेंडे में ये कहा कि यदि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार आ जाएगी तो हम ये समझौता ही कैंसिल कर देंगे। आपने सुना होगा, हरियाणा के उस समय के कांग्रेस पार्टी के नेता ने कहा। तो पहली बात तो ये समझौता होना अपने आप में बड़ी बात है। अब इसकी जो तकलीफें हैं उससे सरकार पूरे तरीके से निपटने में सक्षम है, उसकी पूरी प्रतिबद्धता है। क्योंकि आप तय मानिए कि इतने बड़े पाइप्स में पानी का 300 किलोमीटर लेकर आना, जमीनों को एक्वायर करना, और किसी को पाइप की जो अपने पाइप देखते हैं उसमें कल्पना हो, लेकिन इसका दायरा सारे पाइपों का 1 किलोमीटर का होगा, चौड़ाई, लंबाई तो 300 किलोमीटर है ही, तो 1 किलोमीटर की चौड़ाई पर पाइप बिछाकर यहाँ तक लेकर आना ये एक दिन का काम नहीं है। पर मैं समझ सकता हूँ कि आशंका शेखावाटी के लोगों की है कि हमें कोई मतलब नहीं, हमें तो पानी चाहिए। तो मुझे लगता है कि मोदी है तो मुमकिन है, पानी शेखावाटी की धरती पर 100% आएगा, ये तीनों जिलों की प्यास बुझाएगा। इसलिए मैं जी राजस्थान को इस बात के लिए साधुवाद दूंगा। मुझे कार्यक्रम का स्वरूप पता नहीं था, मनीष जी बात कर रहे थे कभी भविष्य में कोई ऐसी योजना बनेगी तो उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन समय की मर्यादा, आपका इतनी देर तक बैठे रहना और मेरा लंबा भाषण मुझे आपसे दोस्ती पैदा नहीं करेगा, शत्रु जरूर बना सकता है। इसलिए मैं जो समझता था कि जो कुछ बातें आपके बीच में खासतौर पर झुंझुनू में, चिड़ावा में और ससुराल में भी संभल के बोलने के कारण कुछ चीज़ें मैंने यहाँ रखी हैं। मुझे लगता है कि यहाँ जितने लोग हैं जो अलग अलग तबकों से ताल्लुक़ रखते हैं, जिन्होंने अलग अलग तरीके से काम किया है, राजनीति एक पक्ष है, मीडिया एक पक्ष है, लेकिन मुझे अच्छा लगा कि मनीष जी ने और इनकी टीम ने झुंझुनू जिले में अलग अलग वर्गों में काम करने वाले, कि जहां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की मुहिम को गति मिलती है, जहां किसी स्वास्थ्य सेवाओं में अपने आप को बेहतर रूप से काम करने की आवश्यकता है, गोवंश के संरक्षण की आवश्यकता है, या समाज के कमजोर तबके को उठाने की आवश्यकता है, उन सब का संयोजन करते हुए आपने उन विभूतियों का भी सम्मान किया है। मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं और अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत